हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है यूरिया सिंथेसिस इन लीवर, या इसको हम लोग ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। यानी यहाँ यकृत कोशिकाओं में किस प्रकार से यूरिया का संश्लेषण होता है। जैसा कि आप फिगर पहले दिख रहा है उसको देख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग समझेंगे कि किस प्रकार से यकृत कोशिकाओं में यूरिया का संश्लेषण होता है। अगर हम बात करें यूरिया के संश्लेषण के लिए यकृत कोशिकाओं में, तो यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये एक बायोकेमिकल प्रक्रिया के थ्रू होती है, प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर होती है। एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। उस बायोकेमिकल प्रोसेस की प्रक्रिया में यहाँ पर जो अमोनिया होता है, जो हम लोग के शरीर में अमोनिया निकलता है, ये अमोनिया CO2 से अभिक्रिया करता है और CO2 से अभिक्रिया करने के पश्चात यहाँ पर जो है NH2CO NH2 अर्थात यूरिया का निर्माण यहाँ पर जो है हो जाता है। यहाँ पर यूरिया का संश्लेषण हो जाता है और H2O प्रोडक्ट के रूप में H2O बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अमोनिया है वो अमोनिया CO2 से अभिक्रिया किया और यूरिया का निर्माण हो गया। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होता है कि बस शीघ्र कह दिया गया और ये हो गया। देखिए जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, यकृत कोशिकाओं से ही अमीनो एसिड का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप अमोनिया मुक्त होता है। ये अमोनिया, अधिकांश अमोनिया का यूज जो है पुनः वो अपने जो उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको उस रुधिर से पुनः ग्रहण कर लेती है। अर्थात जब जो है डीएमिनेशन की प्रक्रिया में अमोनिया रुधिर में मुक्त होता है तो उसकी अधिकांश जो हिस्सा होता है वो यकृत कोशिकाएं उसको वापस जो है अपने पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए उसको वापस ले लेती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी अमोनिया होती है जो अत्यंत जो है विषैली होती है और उसको शरीर में रहना घातक हो सकता है, तो वो रुधिर से क्षरण करके जो है हमारी किडनी के थ्रू और हमारे वृक्क के थ्रू जो है ये यूरिया के रूप में संश्लेषित होकर के शरीर से बाहर निकलता है। तो यह एक रासायनिक, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया, इतनी जो है सरल प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि जो ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया का संश्लेषण है वो अत्यधिक जटिल प्रक्रिया होती है। ये जो प्रक्रिया होती है यकृत कोशिकाओं में होती है और यकृत कोशिकाओं में दो इसमें कोशिकांग भाग लेते हैं, एक कोशिकांग भाग लेता है और एक पूरे उसका मैट्रिक्स। यानी ये जो पूरी प्रक्रिया इसमें स्टार्टिंग जो होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उस माइटोकॉन्ड्रिया से होती है और उस माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है डीएमिनेशन की प्रक्रिया होती है। जो डीएमिनेशन हुआ उस डीएमिनेशन की प्रक्रिया के थ्रू जो डीएमिनेशन की प्रक्रिया में जो भी यहाँ पर अमोनियम आयन मुक्त हुआ रहता है, अमोनियम आयन या अमोनिया ये मुक्त हुआ रहता है, ये यहाँ पर एटीपी, दो अणु एटीपी के और एक अणु जो है बाइकार्बोनेट आयन का जो है ले करके ये यहाँ पर जो है कार्बामोइल फास्फेट बना लेता है। कार्बामोइल फास्फेट यहाँ पर बनाता है। ये कार्बामोइल फास्फेट जो होता है असल में इसका जो निर्माण होता है ये यहाँ पर कार्बामोइल फास्फेटेज नामक कार्बामोइल फास्फेट सिंथेटेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में बनता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर डीएमिनेशन की प्रक्रिया हुई, अमीनो एसिड से डीएमिनेशन हुआ, ट्रांसएमिनेशन को कह सकते हैं। ग्लूटामेट अमीनो एसिड से एक अल्फा कीटो ग्लूटामेट यहाँ पृथक होता है और अमोनियम आयन बन जाता है। ये यहाँ पर आया अमोनिया जो है वो दो अणु एटीपी के और जो एटीपी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट हो, तो ये पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में भी चल रही है। और एक अणु जो CO2 होता है CO2 के विघटन से जो बाइकार्बोनेट आयन बनता है, जब CO2 और जल क्रिया करता है तो वहां कार्बोनिक एसिड बनता है। वो कार्बोनिक एसिड शीघ्र ही बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। वो बाइकार्बोनेट आयन और एटीपी क्रिया करता है और एडीपी यहाँ मुक्त होता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट, और हाइड्रोजन यहाँ पर मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर शेष क्या बचा? केवल बचा CO2। अब ये CO2 इस अमोनिया से क्रिया किया और CO2 अमोनिया से क्रिया करने के बाद ये कार्बामोइल फास्फेट बना देगा। यानी कि CO2 अमोनिया से क्रिया करके डायरेक्ट ये नहीं बनता है, तो बीच में जो है यहाँ पर तीन जो कार्बन यहाँ तीन जो है अन्य अमीनो एसिड भी भाग लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कार्बामोइल फास्फेट बना। ये जो कार्बामोइल फास्फेट बन रहा है यहाँ पर एंजाइम जो होता है वो कार्बामोइल फास्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है। कार्बामोइल फास्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में ये बनता है। अब ये कार्बामोइल फास्फेट सिंथेटेज जो साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म, इधर साइटोप्लाज्म है, ये यहां से लेकर के ये पूरा है, ये पूरी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है।
तो इस साइटोप्लाज्म से जो है ऑर्निथीन जो होता है वो प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो कार्बामोइल फास्फेट से ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये कार्बामोइल फास्फेट क्रिया करता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट को यहां मुक्त कर देता है। इस इनऑर्गेनिक फास्फेट तो मुक्त होती है, दोनों अब क्रिया करने के बाद यहाँ पर एक दूसरा अमीनो एसिड सिट्रुलिन बना रहता है। इसमें 3 अमीनो एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एक है सिट्रुलिन, एक है ऑर्निथीन और एक है आर्जिनिन। ये तीनों अमीनो एसिड हैं। ये तीनों अमीनो एसिड अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं तीनों अमीनो एसिड की उपस्थिति में ही जो है यूरिया का संश्लेषण होता है। तो ये ऑर्निथीन जो है इस कार्बामोइल फास्फेट से क्रिया करता है, जो कि उपस्थिति में ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फेट आयन मुक्त होता है, जो यहाँ पर बन जाता है सिट्रुलिन। ये सिट्रुलिन प्रवेश कर जाता है साइटोप्लाज्म में। अब ये आ जाता है साइटोप्लाज्म में। जैसे ये कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है तो वहीं पर एस्पार्टिक एसिड यानी एस्पार्टेट आकर के सिट्रुलिन से अपक्रिया कर लेता है, और इसी अपक्रिया के फलस्वरूप जो एटीपी होता है वो एटीपी अब एडीपी में, फिर एडीपी एएमपी में कन्वर्ट होता है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट मुक्त होता है और 2 फास्फेट के अणु यहाँ पर रिलीज होते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो सिट्रुलिन था और ये एस्पार्टेट अपक्रिया किया, एटीपी एमपी में कन्वर्ट हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान ये आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिट्रुलिन है वो आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ। ये आर्जिनोसक्सिनेट अब आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज नामक एंजाइम, लाइएज मतलब था विघटित करना, आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम की उपस्थिति में ये फ्यूमरेट यहां से एक जो है अमीनो एसिड फ्यूमरेट बाहर निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में। अब ये आर्जिनिन जो होता है वो आर्जिनिन आर्जिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करता है, जल के द्वारा जो है एक अणु जो है अमोनियो यूरिया का यहाँ पर निकालता है। तो ये यूरिया का यहाँ पर एक जो है मॉलिक्यूल से यहाँ मुक्त होता है और ये यूरिया हमारे यूरिन में जांच करते हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। क्योंकि इसको जो इसकी जो खोज है वो क्रैब तथा हैंसलीट ने किया, क्रैब एंड हैंसलीट ने किया, इसीलिए इसको जो है क्रैब हैंसलीट साइकिल के नाम से भी जानते हैं, या इसको जो है ऑर्निथीन साइकिल के भी नाम से जानते हैं, जैसा कि लिखा है ऑर्निथीन साइकिल, या इसको जो है आर्जिनिन साइकिल के भी नाम से भी जानते हैं, आर्जिनिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, या इसको यूरिया साइकिल के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये इसमें जो है चाहे इसको यूरिया साइकिल से पूछा जाए या क्रैब हैंसलीट साइकिल से पूछा जाए, ऑर्निथीन साइकिल या आर्जिनिन साइकिल से पूछ सकता है। तो ये यहां पर जो है पूरी प्रक्रिया होती है यकृत कोशिकाओं में, आधी प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में और कुछ प्रक्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया में संपर्क, क्योंकि एनर्जी जो होती है एटीपी वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो अमोनिया है वो CO2 से क्रिया करके एक अणु यूरिया का यहाँ पर निर्माण कर लेता और जल का एक अणु मुक्त होता है। फिर से एक बार समझ लेंगे, अमीनो एसिड का डीएमिनेशन की प्रक्रिया हुई और एक ग्लूटामेट वहां रिलीज हुआ अमीनो एसिड, और अल्फा कीटोग्लूटामेट वहां से रिलीज होकर के ये अमोनियम में कन्वर्ट हुआ। अमोनिया जो है वो 2 एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड के बाइकार्बोनेट आयन से क्रिया करके एडीपी अलग करता है, हाइड्रोजन आयन अलग करता है, इससे CO2 के मुक्त बचता है। अब ये CO2 कार्बामोइल फास्फेट बनाता है, ये कार्बामोइल फास्फेट सिंथेटिक एंजाइम की उपस्थिति में बनता है। ये पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ये कार्बामोइल फास्फेट जो होता है अब यहाँ पर जो पहले से उपस्थित साइटोप्लाज्म बन करके आया माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्निथीन, उससे क्रिया करता है और ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये यहाँ पर सिट्रुलिन बना देता है। ये सिट्रुलिन से ला जाता है, फिर पुनः साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया से निकल सकती है और जैसे साइटोप्लाज्म आता है एस्पार्टेट से क्रिया करता है, जो एस्पार्टिक एसिड का एक ग्रुप है। ये एस्पार्टेट से क्रिया करता है, यहाँ पर कुछ एनर्जी का लॉस होता है और यहाँ पर आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटिक एंजाइम की उपस्थिति में ये आर्जिनोसक्सिनेट का निर्माण यहाँ पर कर लेता है। ये आर्जिनोसक्सिनेट जो होता है आर्जिनोसक्सिनेट लाइगेज नाम के एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमरेट को यहाँ से रिलीज करता है और ये बन जाता है आर्जिनिन। आर्जिनिन जो होता है वो जल से अभिक्रिया करता है और ये यहाँ पर यूरिया के एक अणु बना लेता है और आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में बाकी जो शेष बचता है वो यहाँ पर ऑर्निथीन के रूप में पुनः परिवर्तित हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो थी वो से हम लोग कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल। इस तरह से जो है लीवर यानी यकृत कोशिकाओं में यूरिया का संश्लेषण होता है और ये यूरिया जो यकृत कोशिकाओं बना है ये यहाँ से जो रुधिर के माध्यम से चला जाता है हमारे वृक्क में और वृक्क से वहां से वृक्क नलिकाओं से यानी नेफ्रॉन के थ्रू होते हुए शरीर से बाहर यूरेथ्रा के माध्यम से
तैयार किया जाता है। तो ये पूरा जो था वो था यूरिया सिंथेसिस इन लीफ। धन्यवाद।